तो आज हम जिस मांग की बात करने वाले हैं ये काफी ज्यादा इमोशनल कर देगी तुम्हें, जिसके बाद तुम्हें योर नेम और आई वांट टू ईट योर पैनक्रियाज की याद आ जाएगी। यहाँ तक कि ये मांगा काफी कॉम्प्लेक्स ह्यूमन इमोशंस जैसी चीजों को भी छेड़ती है। सो यस, ध्यान से देखना क्योंकि थोड़ा समझने में मुश्किल हो सकती है। और शुरू करने से पहले वीडियो को हाइप कर दो। भाई ने बोला करने का तो करने का। ठीक है, अब स्टार्ट कर सकते हैं। यारे यारे आवर हैप्पी आवर्स। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें पहला पैनल दिखाया जाता है जहां लिखा हुआ है 10 AM ऑन थर्सडे, दिस इज द ओनली टाइम वी कैन लिव। सो इस लाइन का काफी ज्यादा डीप मीनिंग है जो तुम्हें आगे समझ में आएगा। तो यहाँ हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम है यू, और वो रेलवे स्टेशन पे था जहाँ उसके सामने एक बंदा पड़ा हुआ था जिसके सर में उसने छतरी घुसेड़ दी थी। अब इधर से ही सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम है मीतो ज्यूरी, जो कि हॉस्पिटल में थी क्योंकि उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी, बट लकीली वो बच गई। और एक्चुअली में इसने ये तीसरी बार अटेम्प्ट किया था। ज्यूरी काफी अमीर फैमिली से बिलोंग करती है, उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, बट फिर उसके बाद ये क्यों अपनी जान लेना चाहती है, तो उसका आंसर तुम्हें जल्दी ही मिलेगा। अब हमें इसकी माँ दिखाई जाती है जो उसे हॉस्पिटल में देखने के लिए आती है, और यहाँ हमें पता चलता है कि इसका और इसकी माँ का रिलेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यहाँ तक कि ज्यूरी तो उन्हें ही ब्लेम कर रही थी जिसकी वजह से उसकी लाइफ एकदम नर्क बन रखी थी। और उसकी माँ उसे कहती है मुझे आज तक अफसोस है कि मैंने तुम्हें पैदा ही क्यों किया, और वो वहां से चली जाती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि जो ज्यूरी की माँ थी वो बहुत ही बेहतरीन पियानिस्ट थी। अब ज्यूरी से पहले उनके 2 बच्चे थे, और इस तीसरा बच्चा ज्यूरी के लिए उसके पापा इंसिस्ट करते हैं उसकी माँ को, जबकि उसकी माँ उन्हें मना कर रही थी कि उन्हें तीसरा बच्चा नहीं चाहिए। बट उसके बाप के इंसिस्ट करने पर वो उसे जन्म देती है, लेकिन उसे जन्म देते हुए एक हादसा हो जाता है, और जो ज्यूरी की माँ थी उसका एक हाथ पैरालाइज सा हो जाता है, और अब वो सही से काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से उसका पूरा पियानिस्ट का करियर खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से अब वो पियानो नहीं बजा सकती थी। और उस वक्त वो अपने टाइम के पीक पर थी, और ज्यूरी के पैदा होने से उसका पूरा करियर खत्म हो गया, और इसीलिए वो अपनी बेटी से इतना नफरत करती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में ही उससे मिलने आती है उसकी आंट, जो कि एक चर्च में सिस्टर थी और उनका नाम था मोनिका। अब इसकी आंट के साथ ना इसके रिलेशन काफी अच्छे थे, तो इसलिए उन्हें देखकर वो काफी खुश होती है। अब ज्यूरी के बार बार अपने आप को मारने की कोशिश से जो उसकी आंट थी वो बहुत ही ज्यादा नाराज थी, एंड इसलिए वो उससे कहती है कि तुम्हें एक बंदे से मिलना चाहिए, नंबर 3987। वो एक कन्विक्ट है, यानी कि क्रिमिनल, जो कि डेथ रो की पनिशमेंट में है, यानी कि उसे मौत की सजा मिली है, और उस बंदे ने भी जेल में अपने आप को कई बार मारने की कोशिश की है। मैं उसे मिली और मुझे लगता है कि तुम दोनों की थिंकिंग एक जैसी है, मे बी अगर तुम दोनों एक दूसरे से मिलो तो शायद कुछ चेंज हो सकता है। अब ज्यूरी का तो बिल्कुल भी मन नहीं था उससे मिलने का, लेकिन आंट मोनिका ने उससे कहा था तो वो उनकी बात नहीं डाल सकती थी, और इसीलिए वो हाँ कर देती है। अब वो उसे वे थर्सडे को प्रिजन बुलाती है सुबह 9:30 बजे, लेकिन जो ज्यूरी थी वो बिल्कुल भी पंक्चुअल नहीं थी और वो वहां पर लेट पहुंचती है, जिसमें फिर आंट मोनिका काफी ज्यादा गुस्सा होती है, और उसके बाद ज्यूरी उनसे माफी मांगती है। और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आंट मोनिका इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो रही है इतनी छोटी बात पर। अब इसके बाद हमें एक वार्डन दिखाया जाता है जिसका नाम था इनोवे, जो कि उस क्रिमिनल जिसका नाम है यू उसकी देखभाल करता था। अब वो बताता है कि यू कह रहा था कि उसे आज आपसे मिलना था, और ये सुनकर आंट मोनिका काफी ज्यादा खुश हो जाती है, और फिर वो जाते हैं उससे मिलने जहाँ वो एक रूम में उन्हें मिलवाने वाला था, और उस रूम में बीच में एक शीशे की दीवार थी। अब मोनिका वार्डन से रिक्वेस्ट करती है कि उससे ऐसे नहीं मिलना है, उससे हाथ पकड़कर बात करनी है। अब ये रूल के खिलाफ था, लेकिन वार्डन इनोवे जैसे तैसे अरेंजमेंट करता है और उनकी मीटिंग कराता है। अब वहां आता है यू, और पहली बार यू और ज्यूरी का आई कांटेक्ट होता है। अब मोनिका उससे बात कर रही थी, लेकिन फिर वो कहता है मुझे पता है कि आप यहाँ पर क्यों आई हो। मैंने अब करना बंद कर दिया है क्योंकि मुझे आपका लेटर मिला था और आपने कहा था कि खुद को मारने से मेरे जो पाप हैं वो नहीं धुलने वाले, तो इसीलिए अब मैं दोबारा अपने आप को मारने की कोशिश नहीं करूंगा, और मैं बस वेट करूंगा जब तक मेरी सजा ही मेरे को ना मार दे। फिर मोनिका उसे एक ड्राइंग दिखाती है जो चर्च में एक बच्चे ने उसके लिए बनाई थी, लेकिन यू उसे सीधा सीधा कहता है देखो सिस्टर, अब ये सब तुम मत करो, मुझे ना तो आपसे बात करनी है और ना ही कोई सपोर्ट चाहिए। सिस्टर कहती है चाहे तुम ना चाहो लेकिन तुम मेरे बेटे जैसे ही हो, मुझे तुम अपनी माँ की तरह ही समझो। अब वो हंसता और कहता है पता जब मैं छोटा था तो मैं एक कैथोलिक सर्विस वाली जगह पर गया था कुछ खाना वगैरह मांगने, तो वहां पर मुझे एक सिस्टर मिलती है जो मुझे खाने के लिए खाना भी देती है और ठहरने के लिए छत भी,
और एक दिन तभी वहां पर एक आदमी भी आता है उनसे मदद मांगने, और सिस्टर उसकी भी मदद करती है। लेकिन उनकी काइंडनेस देखकर जो वो बंदा था वो सिस्टर का हाथ पकड़ लेता है इमोशनल होकर। लेकिन जो सिस्टर थी वो तुरंत ही उससे हाथ छुड़वा लेती है और वो उसे काफी डरी हुई नजरों से देख रही थी। जिसके बाद वो बंदा बुरी तरह पूरी रात रोता है, ये सोच कर कि क्या वो सच में इतना खूंखार है। मोनिका कहती है, ओहो ये कितना सैड एक्सपीरियंस था, मैं माफी मांगती हूँ उस सिस्टर की रूडनेस के लिए। लेकिन तभी यू एकदम से आकर उससे वो फोटो छीन लेता है जिससे वो सिस्टर नीचे गिर जाती है। वो कहता है यस, यही फेस एक्सप्रेशन था उस वक्त उस सिस्टर का भी। फिर उसके बाद वार्डन उस पर चिल्लाता है कि ये क्या कर रहे हो, और फिर वो गार्ड से कहकर उसे अंदर डलवाने लगता है। और फिर वो जाते हुए कहता है जो लोग सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेट करते हैं ना, वो वही लोग होते हैं जो अपने आप को मीठे मीठे शब्दों से डेकोरेट करके रखते हैं। अब उसके जाने के बाद मोनिका उस फोटो को जीरू को देती है और कहती है कि तुम इस फोटो को उसे दिखा देना किसी भी हालत में। और फिर वो उसके पास जाती है और उसे कहती है, मुझे लगता है कि तुम और वो बंदा काफी लकी थे कि तुम्हें ऐसे एक्सपीरियंस से पहले ही पता चल गया कि तुम्हें अपनी लाइफ कैसे जीनी है। जब लोगों को अपनी जिंदगी के आखिरी में जाकर बेट्रेल मिलता है तो वो होल्ड करते हैं होप के लिए कि शायद सब सही हो जाएगा, एंड दैट इज अ ब्लेसिंग। बट द ग्रेटेस्ट बर्डन फॉर द पीपल इज लेट डाउन ऑफ द मिडल ऑफ द लाइफ। यानी कि यहाँ पर वो अपनी बात कर रही थी क्योंकि उसकी जिंदगी में काफी ज्यादा लेट डाउन हुआ है, वो भी उसकी शुरुआत ही जिंदगी में, तो इसीलिए अब वो उसे जीने में इतनी मुश्किल आ रही है। अब ये बात सुनकर यू के एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो जाते हैं एंड ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे समझ रहा था। अब इसके बाद वो वार्डन को वो ड्राइंग दे देती है और बाहर जाती है। आंट मोनिका कहती है अगले थर्सडे तुम लेट मत आना। वो हैरान थी कि अभी भी आंट मोनिका चाहती है कि वो उससे मिले। अब ज्यूरी कहती है, आंट मोनिका ये मेरे लिए चीज काम नहीं करेगी, इवन दो वो मेरे जैसा है, बट ये पॉसिबल नहीं। और फिर वो वहां से चली जाती है। अब इसके बाद वार्डन इनोए उसे वो ड्राइंग देता है जो ज्यूडी लाई थी। यू उस ड्राइंग को देख रहा था। वार्डन उसे कहता है, तुमने उस सिस्टर के साथ ऐसा बिहेव क्यों किया? यू कहता है, इट्स ईजियर नॉट टू गेट इन्वॉल्व विद पीपल। यानी कि वो नहीं चाहता है कि आंट मोनिका अपना दिमाग खराब करे उसके मैटर में आकर, और इसीलिए उसने ऐसा किया। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है यू का पास जब वो 13 साल का था एंड वो एक बड़ी सी 40-45 साल की औरत के साथ बिस्तर गर्म कर रहा था। मतलब ही इज डूइंग दिस टू अर्न मनी। फिर वो आता है अपने भाई के पास जिसका नाम था पो, और यहाँ नोटिस करना कि उसके भाई की आंखें खराब है और वो ठीक से देख नहीं सकता, और ये सब जो अपने आप को बेचकर वो पैसा कमा रहा था ये सब वो अपने भाई के लिए ही कर रहा था। हम देखते हैं कि सामने एक स्क्रीन लगी हुई थी जिसमें एक लड़की पियानो बजा रही थी, और वो और कोई नहीं मीतो ज्यूरी थी जब वो 16 साल की थी, एंड शी वॉज वन ऑफ द फेमस पियानिस्ट ऑफ दैट टाइम। और उसके भाई को उसका गाना काफी पसंद था। उसका भाई को कहता है, सॉरी ब्रो, अगर मैं नहीं होता तो शायद तुम्हारी लाइफ ज्यादा अच्छी होती। आई एम जस्ट अ बर्डन फॉर यू। कोई नहीं, तुम भी इस गाने को सुनो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। और फिर वो उस पियानो को सुनता है एंड उसे काफी राहत मिलती है। हमें प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है यू को, और तभी हम देखते हैं जो वार्डन था वो ज्यूरी के पियानो की एक पुरानी सीडी लेकर आता है। वो भी बताता है कि बहुत साल पहले ये कितनी ज्यादा फेमस पियानिस्ट थी, लेकिन अब इसने पियानो बजाना छोड़ दिया। अब यू भी उससे रिक्वेस्ट करता है कि इस सीडी को बजाओ। अब ये देखकर वार्डन इनोए काफी ज्यादा ऐसा इम्प्रेस हो जाता है कि पहली बार इसने ऐसा कुछ पॉजिटिव कहा, और इसीलिए फिर वो जल्दी से जाता है सीडी प्लेयर ढूंढने। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं ज्यूरी को जो कि रास्ते में कहीं जा रही थी, और तभी वो देखती है कि जो उसकी आंट मोनिका थी वो उस विक्टिम की माँ से बात कर रही थी जिसका कत्ल यू ने किया था, और वो उससे रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप जेल जाकर यू से कह दो कि आपने उसे माफ किया। बट वो औरत कहती है कि तुम क्या कह रही हो, उसने मेरी बेटी और उसकी बच्ची को मार दिया, मैं उसे कैसे माफ कर दूं? और फिर वो बुरी तरह उसे धक्का दे देती है जिसकी वजह से जो मोनिका का पैर था उसमें मोच आ जाती है। और वहां अगर ज्यूरी फिर उसे उठाती है और ले जाती है हॉस्पिटल। अब इधर हम देखते हैं जहाँ वार्डन इनोए किसी गार्ड से बात कर रहा था, और फिर वो गार्ड उसे पूछता है कि आप इतना ज्यादा इस क्रिमिनल के लिए क्यों कर रहे हो और इससे इतनी अच्छे से बात क्यों करते हो? आपको याद है ना, इसने 3 लोगों को मारा है जिसमें एक आदमी था, एक औरत और उसकी बच्ची। वो फिर बताता है कि इमेजिन करो 13 साल का बच्चा जिसका भाई देख नहीं सकता, और वो इसीलिए हुआ क्योंकि इनका बाप काफी ज्यादा अब्यूजिव था और उसने उसके भाई को मार मार कर उसकी ऐसी हालत कर दी थी, जिसके बाद इन्होंने अपना घर छोड़ दिया। उसके बाद वो अनाथालय में रहे, लेकिन वहाँ इसके भाई को सब बुली करते थे, इसलिए वो वहां से भी भाग गए। जिसके बाद यू ने अपने आप को बेचकर जैसे तैसे अपने भाई और खुद को पाला। लेकिन एक दिन जब वो सो रहा था और जब वो उठता है तो देखता है कि उसका भाई वहां नहीं था, और जब वो बाहर जाकर देखता है तो रोड पर वो
मारा डाला हुआ था। और कंफर्म तो नहीं है लेकिन ऐसा कहा जाता है कि शायद उसके भाई को ने अपने आप को खुद मार लिया, क्योंकि उसे पता था कि उसकी वजह से उसके भाई को पता नहीं क्या क्या करना पड़ रहा था, अपने आप को बेचना पड़ रहा था सिर्फ उसे पालने के लिए। और उसी बात से यू पागल सा हो गया और उसने ये कत्ल कर दिया। अब इनोए कहता है मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत नहीं है, वो गलत है और उसे ये सजा बिल्कुल सही मिली है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो पैदा होते ही एक क्रिमिनल नहीं था, उसके हालातों ने उसे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि फिर इनोए उस रिकॉर्डर में वो सीडी चलाता है और उस गाने को सुनकर यू खुश होते हुए दिखता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में मोनिका के साथ ज्यूडी थी एंड फिर मोनिका के कहने पर वो थर्सडे को 10 बजे जाती है यू से मिलने। और हम देखते हैं कि आज यू के एक्सप्रेशन काफी अलग लग रहे थे। अब जो इनोए था वो कहता है कि मुझे पता चला है कि आप तो वही मीतो जीरी हो ना, वो फेमस पियानिस्ट। मुझे ये बताइए कि आपने पियानो बजाना क्यों छोड़ दिया, आप तो इतने ज्यादा सक्सेसफुल थी। अब ये सारी बातें सुनकर ज्यूरी का दिमाग खराब होने लगता है और वो एकदम से खड़ा होकर बोलती है कि मैं आज के बाद पियानो नहीं बजाऊंगी, समझे आप, और मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए आई हूँ क्योंकि आंट मोनिका ने मुझसे कहा था। अब ये सुनने के बाद यू कहता है गो होम प्रिंसेस, और फिर वो अंदर उठकर जाने लगता है। तभी ज्यूरी को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से आंट मोनिका को पैर में चोट आई है, क्योंकि तुम्हारे लिए वो उस विक्टिम की माँ से रिक्वेस्ट कर रही थी जिसका तुमने कत्ल किया था कि वो जेल में आकर तुम्हें माफ कर दे। क्या तुम्हें थोड़ा भी बुरा नहीं लगा उस औरत और उसके बच्चे को मारते हुए? अब इसके बाद इनोए कहता है प्लीज प्लीज उस केस की बात मत करो। और फिर हम देखते हैं कि एकदम से जो यू था उसे उस औरत और बच्चे की याद आ जाती है और फिर वो नीचे झुक कर कांपते कांपते आई एम सॉरी बोले जा रहा था। अब जो घर जाकर ये सोचने के बाद ज्यूरी को काफी बुरा लग रहा था कि यार सच में उसे इस बात का काफी गिल्ट है, पर फिर उसने ऐसा क्यों किया। अब तभी उसे उसका भाई का फोन आता है जो उसे कहता है कि माँ का बर्थडे है तो उनके लिए मैं एक पार्टी रख रहा हूँ और तुम भी मेरे साथ आ रही हो। अब उसे आना नहीं था लेकिन उसका भाई जबरदस्ती उसे घर से उठा के उसकी माँ के घर ले आता है। अब वहां हमें पता चलता है कि जो उसकी माँ है वो दोपहर 3 बजे तक सो रही थी अभी भी। फिर उन्हें ये भी पता चलता है कि जो उसकी माँ थी वो कल रात ज्यूरी का जो पहले पियानो ट्यूटर था उसी के साथ थी और उसके साथ उन्होंने काफी ज्यादा पार्टी वगैरह करी और फिर उसी के साथ उन्होंने रात भी गुजारी। अभी सुनने के बाद ज्यूरी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो जाती है सीधे उसकी माँ के कमरे में और वो वहां पर सो रही थी और ज्यूरी को इतना ज्यादा गुस्सा था कि वो जाकर फिर सोते हुए ही उसका गला दबाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसका भाई वहां आ जाता है और फिर वो रोते हुए वहां से चली जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं जो ज्यूरी थी वो सीधा जाती है जेल में यू से मिलने और फिर वो उसे बताती है कि मैंने आज अपनी माँ को ही मारने की कोशिश की। ये कितना अजीब है, मैं जो कि अपनी माँ को मारना चाहती हूँ वो एक्चुअली में फ्री होकर बाहर डोल रही है और जो दूसरी तरफ तुम हो जो माफी की भीख मांग रहे हो वो जेल के अंदर बंद है। फिर वो ये भी बताती है कि उसने 3 बार अपने आप को मारने की भी कोशिश की है। और फिर वो अपने पास्ट के बारे में बताती है कि उसके पैदा होने की वजह से उसकी माँ का जो पियानो बजाने का सपना था वो टूट जाता है एंड इसीलिए उसकी माँ हमेशा से उससे नफरत करती थी। एंड देन उसके बाद फिर उन्होंने फिर उसे जबरदस्ती पियानो भी सिखवाया एंड फिर वो काफी अच्छा बजाने भी लगी थी, लेकिन मेरी माँ कभी भी मुझे अप्रिशिएट नहीं करती थी, हमेशा नुक्स और ताने मारती थी। अब एक दिन मेरा पियानो टीचर जो था उसने मेरा किया एंड फिर जब मैंने अपनी माँ को ये सब बताया तो उन्होंने मेरा विश्वास ही नहीं किया। उन्हें लगा कि मैं ये सब बहाना बना रही हूँ ताकि मेरे को पियानो बजाना ना पड़े और इसी के बाद मैं काफी टूट गई। मैंने उसके बाद ये पियानो बजाना बंद कर दिया हमेशा के लिए और तब से ही मुझे मेरी माँ से भी नफरत हो गई। वो तो मेरी आंट मोनिका है जिनके लिए मैं जी रही हूँ, वरना मेरे पास कोई और मकसद नहीं है इस जिंदगी में जीने का। और ये सारी बातें मैंने तुम्हें इसलिए बताई क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारी हालत भी मेरी जैसी है, तुमने भी खुद को मारने की कोशिश की है एंड तुम जो हो वो मुझे एकदम ऑनेस्ट अपना ओपिनियन दोगे। और किसी को ये सिचुएशन बताती तो वो पोलाइट वे में स्वीट वर्ड्स का यूज करके कहीं पूरा अपना ऑनेस्ट ओपिनियन नहीं देता। यू कहता है इट्स सो स्ट्रेंज कि तुमने ये सब बताने के लिए मुझे चुना। अब जो विजिटिंग टाइम था हाफ आवर का वो खत्म हो जाता है और इसीलिए फिर ज्यूरी को वहां से जाना पड़ता है। अब वो जब जा रही थी तो यू से कहता है कि नेक्स्ट थर्सडे मिलेंगे फिर 10 बजे अगर मैं अगले हफ्ते तक जिंदा रहा तो। अब अगले हफ्ते वो उससे मिलने आती है तो वो उससे पूछता है कि आज सिस्टर मोनिका ठीक है। वो उसे बताती है कि हाँ अब वो ठीक है और अगले हफ्ते वो तुमसे मिलने जरूर आएंगी। फिर वो उसे बताती है कि पता है जब मैं छोटी थी तो मैं आंट मोनिका के साथ चर्च में जाती थी और वहां मुझे बताया गया था कि वहाँ गॉड रहते हैं, तो मैं वहां पर फिर गॉड को ढूंढने लगी पर वो मुझे कहीं नहीं मिले। कितना ज्यादा बचकानी हरकतें करती थी मैं। वैसे हाँ उसकी एक बात बढ़िया थी, स्नो डेज सिल्विया। अब यू को ये समझ में ही नहीं आता, वो
बताती है कि जो सिल्विया है वो उसका क्रिश्चियन नेम है। वो बताती है कि जब भी स्नो वाले दिन आते थे ना, तब बचपन में मैं बेफिक्र होकर बड़े मजे से बाहर जाकर खेलती थी और इतना ज्यादा मजा आता था उस वक्त कि क्या बताऊं, और इसीलिए मैंने उसके नाम स्नो डे सिल्विया रख दिया था। अब इन्होंने आता और कहता है सॉरी बट विजिटिंग टाइम खत्म हो चुका है, आपको जाना होगा। हम देखते हैं कि बाहर स्नो होने लगती है। तो अब जब ज्यूडी जा रही होती है तो यू उससे कहता है इट्स स्नोइंग इजंट इट स्नो डे सिल्विया। अब इसके बाद जब ज्यूडी बाहर जाती है तो वहां वो देखती है कुछ बच्चों को स्नोबॉल से खेलते हुए और उसे भी अपनी याद आ जाती है। और फिर उसके दिमाग में वही बात याद आती है कि यू ने उससे कहा था कि आज का दिन भी तो फिर स्नो डे सिल्विया वाला है। एंड देन फिर वो अपने बचपन की तरह ही स्नोबॉल्स बगलाकर उन बच्चों के साथ खेलने लगती है और इतने सालों के बाद फिर से वो जी रही थी और उसके मुंह पर स्माइल थी। इधर हम देखते हैं जो यू था वो ज्यूडी के लिए एक लेटर लिख रहा था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगले हफ्ते थर्सडे को मिलने आती है उससे मोनिका। एंड फिर यू उसे माफी मांगता है पिछली बार के बर्ताव के लिए। एंड वो उसे ये भी कहता है कि आप प्लीज मेरे विक्टिम की माँ से बात मत कीजिए क्योंकि लोग इतनी आसानी से अपना ग्रज नहीं भुला पाएंगे, वैसे भी वो बहुत बड़ी चीज है। वो कहती है मुझे पता है बट मैं ये इसलिए कर रही थी क्योंकि काफी सालों पहले मेरा जो बेटा था ना वो एक एक्सीडेंट में मारा गया था एंड जिसकी वजह से ये हुआ था, मैं उस बच्चे को जाकर रोज जेल में उसे बुरा बुरा सुनाती थी और वो सिर्फ 16 साल का बच्चा था। उसने कई बार मुझसे माफी मांगी जेल में, लेकिन मैंने हमेशा उसके लिए ग्रज अपने अंदर रखा। बट फिर एक दिन उस लड़के ने जेल में ही कर लिया एंड तब से ही वो बर्डन मेरे अंदर है क्योंकि एक्चुअली मैं उसकी कातिल हूँ। उसने मेरी वजह से अपने आप को मारा। वो वैसे ही काफी ज्यादा लो था और मेरी बातें सुनने के बाद उससे रहा ही नहीं गया। अब वो जा रही थी तो यू उसे कहता है थैंक यू फॉर एवरीथिंग। हमारे जैसे और काफी कन्विक्ट्स को आपकी जरूरत है। वो कहती है यू तुम काफी बदल गए हो, मे बी इट्स बिकॉज ऑफ ज्यूरी, बट सिर्फ तुम नहीं चेंज हुए, वो भी काफी ज्यादा चेंज हो गई है तुमसे मिलने के बाद। अब इसके बाद इसे मिलने आती है ज्यूरी। अब उसे मोनिका ने बताया था कि वो आजकल ड्राइंग भी बना रही है, तो वो उससे बोलता है अपनी जरा ड्राइंग तो दिखाना। वो कहती है मैं इतना अच्छा नहीं बनाती हूँ बट फिर भी चलो देख लो। अब वो उसकी ड्राइंग देख कर कहता है अरे ठीक तो बनाई है, ये एक एप्पल लग रहा है और यहाँ पर कुछ चींटियां आ रही है इसके पास। वो कहती है एप्पल? एप्पल कहाँ है? ये एप्पल नहीं है, ये एक फाउंटेन बनाया है मैंने और वो चींटियां नहीं बच्चे हैं। अब यू कहता ओह सॉरी मैं यही पागल हूँ, मैंने गलत समझ लिया। अब ज्यूरी हंसते हुए कहती है कोई बात नहीं, मुझे पता है मेरी ड्राइंग ही खराब है। अब वो ऐसी बात कर रहे थे तभी एकदम से ज्यूरी की मुंह से निकल जाता है कि व्हाई डिड यू किल देम। एंड फिर एकदम से यू के एक्सप्रेशन एकदम शॉक हो जाते हैं। एंड फिर उसके बाद ज्यूरी कहती है अरे सॉरी मेरे गलती से मुंह से निकल गया। एंड देन उसके बाद टाइम पूरा होने के बाद वो वहां से चली जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगले हफ्ते यू को वार्डन एक हेयर कट देने के लिए जाता है क्योंकि उसके बाल काफी ज्यादा लंबे हो गए थे और अब जाकर यू ने थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया अपना हेयर कट करवाने में, तो इसीलिए फिर वो ज्यूरी को बुलाता है एंड फिर वो उसके बाल काटती है। हम देखते हैं कि वार्डन इनोए का ध्यान कहीं और होता है, तभी एकदम से चुपचाप यू एक पर्ची से निकाल कर ज्यूरी के हाथों में थमा देता है। अब इसके बाद ज्यूरी वो पर्ची घर जाकर पढ़ती है तो अब उसे पता चलता है कि उसने उनका कत्ल क्यों किया था। तो क्या था कि जो यू था वो पहले ऐसे लोगों के साथ काम करता था जो लोगों को फंसाकर उन्हें मारकर उनका पैसा चुराते थे, और ऐसे दूसरे लोग भी थे जो उन्हें पैसा देकर उनसे ये काम भी कराते थे, और एक बंदा था जो उनसे रेगुलर ऐसे काम कराता भी था सिर्फ अपने मजे के लिए। अब इसके बाद हम देखते हैं एक दिन जब यू का छोटा भाई उसका पर्स चुराने की कोशिश करता है तो वो उसे डांट देता है, लेकिन उसका छोटा भाई उसे कहता है कि तुम भी तो करते हो चोरी। अब जब ये वो बोलता है तो उसे रियलाइज होता है कि उसे ये सब कुछ छोड़ना होगा वरना उसके भाई के ऊपर भी गलत इन्फ्लुएंस जाएगा, और इसीलिए फिर वो ये सब कुछ छोड़कर एक ईमानदारी की जॉब करने लगता है। अब एक दिन हम देखते हैं कि उसके भाई के पास एक बिल्ली थी जिसे एक आदमी पकड़ लेता है। हम देखते हैं कि वहां पर वो बंदा भी था पीछे खड़े होकर जो देख रहा था, जो पहले यू से गलत काम करवाता था। तभी हम देखते हैं कि उसकी बिल्ली जो थी वो एकदम से उछल कर रोड पर भागने लगती है और वो भी उसके पीछे पीछे भाग रहा था। तभी सामने एक गाड़ी आ जाती है एकदम से और वो उसके नीचे आकर मारा जाता है, और वो जो बंदा था पीछे वो ये देख कर हंस रहा था। अब उसके भाई के मरने के बाद यू बिल्कुल टूट गया था और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेगा। अब एक दिन वो स्टेशन पर खड़ा हुआ था जहाँ एक औरत थी अपनी बच्ची के साथ, और वो काफी क्यूट बच्ची थी और वो उसे खिला भी रहा था। तभी वहाँ एकदम से वही बंदा आता है और उसके साइड से निकलते हुए वो कहता है यार तूने कभी आवाज सुनी है जब किसी बंदे का सर गाड़ी के नीचे आकर कुचलता है तो? और फिर वो हंसते हुए कहता है इट वॉज वर्थ 2 लाख येन, यानी कि ये उसी का काम था और वो समझ जाता है कि ये उसकी भाई की बात कर रहा था। अब वो पूरा गुस्से में था उस वक्त और वो उसे और
औरत के हाथ से जो छतरी थी वो एकदम से उसके हाथ से खींचता है, जिसकी वजह से उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो औरत और उसका बच्चा ट्रेन की पटरी में गिरते हैं। अब यू को तो होश ही नहीं था, वो छतरी लेकर सीधे पहले उस बंदे के सर में घुसेड़ कर उसे मार देता है। और जब वो नोटिस करता है कि पीछे वो औरत और उसका बच्चा पटरी पर है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि तब तक ट्रेन आकर उन्हें कुचल जाती है उसकी आंखों के सामने। एंड इसके बाद तो यू खत्म ही हो जाता है अंदर से। एंड उसे पता था कि इसमें उसकी गलती थी, वो अंदर से अब पूरा एकदम बिखर चुका था और वो सीधा अपने क्राइम्स को कबूल कर लेता है। उसके बाद उस विक्टिम की माँ आती है, उसे काफी ज्यादा सुनाती है। एंड यू को पता था कि उस विक्टिम की माँ को तभी शांति मिलेगी जब वो मारा जाएगा या उसे एक सजा मिलेगी। तो वो कहता है कि अगर मेरे मरने से किसी एक की जिंदगी बेटर हो जाएगी तो मैं मरने के लिए तैयार। और ये सारी कहानी पढ़ने के बाद ज्यूरी उसकी पूरी सिचुएशन समझ जाती है। अब इसके अगले दिन हम देखते हैं कि यू चर्च जाता है और वहां उसको उसका क्रिश्चियन नाम मिलता है जो था अगस्तियन। एंड वो एक्चुअली में आंट मोनिका के बेटे का नाम था जो उन्होंने उसे दे दिया। अब इसके बाद यू बैठा हुआ था प्रिजन में और वो कहता है इनोवे से कि पहले मैं मरना चाहता था और मुझे कोई डर या रिग्रेट नहीं था, लेकिन अब ज्यूरी से मिलने के बाद और ये नया क्रिश्चियन नाम मिलने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे एक नई जिंदगी मिल गई है और अब मुझे डर लग रहा है मरने से। मेरा मन कर रहा है कि मैं और जीऊं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि थर्सडे को ज्यूरी उसे मिलने के लिए आती है और वहाँ इनोवे बताता है कि यू का बर्थडे अभी नेक्स्ट थर्सडे को है, तो वो सोच रहे थे कि उसके लिए थोड़ी बहुत पार्टी वार्टी रखवाए। अब ज्यूरी उससे पूछती है बताओ तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए। यू कहता है कि तुम मेरे लिए एक बार पियानो दोबारा बजाओगी। अब उसके एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो जाता है। यू कहता है सॉरी यार, मैंने ये क्या बोल दिया, मुझे पता है कि तुम्हारा इतना बड़ा ट्रॉमा जुड़ा है उससे, कोई नहीं छोड़ो इसे। लेकिन ज्यूरी कहती है कोई बात नहीं, मैं कर दूंगी, बट हाँ इसके बदले तुम बस ये करना कि तुम और कुछ साल जिंदा रहना। और यहाँ दिख रहा था कि उसे भी अब उससे लगाव होने लगा था। अब ज्यूरी घर जाकर पियानो बजाने की कोशिश करती है, उसे वो ट्रॉमा भी आ रहे थे बार बार, बट वो जल्द से उनसे लड़ रही थी। अब इसके बाद हम रात में देखते हैं कि इनोवे से एक गार्ड आकर मिलता है और उसे खबर देता है कि यू का जो एक्सिक्यूशन है वो कल सुबह सेट कर दिया गया है। अब ये सुनकर वो भी शॉक हो जाता है, ये एकदम से ये कैसे। अब जब ये खबर ज्यूरी को पता चलती है तो वो भागते हुए प्रिजन आती है, लेकिन इनोवे उसे मना करता है कि हम यू को ये खबर अभी नहीं दे सकते। वो कहती है क्यों नहीं दे सकते, उसे ये तो पता होना चाहिए कि वो कल मरने वाला है, उसकी ये आखिरी रात है। वो कहता है नहीं, जो कन्विक्ट्स डेथ रोज पे होते हैं उन्हें हर सुबह तैयार रहना होता है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि किस सुबह उनकी मौत आ जाए। और अभी यू को डर लगना भी स्टार्ट हो गया। मैं नहीं चाहता ये जानने के बाद वो अपनी रात खराब करे डर और पछतावे से। एटलीस्ट ये आखिरी रात तो वो अच्छे से सो पाएगा। और ये कहते हुए इनोवे के भी आंसू आ जाते हैं। अब इसके बाद अगली सुबह जाता है इनोवे एकदम फुल यूनिफॉर्म वगैरह पहनकर, और बस उसे ऐसा देखकर यू समझ जाता है कि आज उसका दिन है मरने का। फिर वो खड़ा होता और कहता है मैं नसीब वाला हूँ जो मुझे आपके अंडर रखा गया इनोवे सन। एंड फिर वो झुककर उसे थैंक यू बोलता है। अब जब वो उसे ले जा रहे थे एक्सिक्यूशन के लिए, तो वो देखता है कि एक रूम में ज्यूरी थी अपने पियानो के साथ, और वो एक दूसरे को देखकर रोते हैं। अब इसके बाद वो उसके लिए पियानो बजाती है एंड फिर वो सॉन्ग सुनते सुनते जाता है एक्सिक्यूट होने, एंड फिर उसका एक्सिक्यूशन हो जाता है। एंड फिर हम देखते हैं कि ज्यूरी को उसका लेटर मिलता है जो उसने उसके लिए लिखा था, एंड उसमें उसने कन्फेस किया था दैट ही लव हर एंड मेरे जाने के बाद प्लीज खुश रहना। फिर हम देखते हैं कि उसके बाद वो घर पर थी पियानो के पास ही, और फिर वो अपनी माँ को बुलाती है और फिर वो उसे कहती है मैंने आपको माफ किया माँ, हाँ मैं अभी भी आपसे हेट करती हूँ बट स्टिल आई हैव टू लिव, तो मुझे इस ग्रज और बर्डन को अपने ऊपर से हटाना होगा, दैट्स व्हाई मैं आपको माफ करती हूँ। एंड मैं फिर से पियानो बजाना स्टार्ट कर रही हूँ एंड नाउ आई विल लिव द फुल लाइफ। एंड यही ये मांगा खत्म होती है। तो कैसी लगी ये मांगा? अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और हाँ अपने थॉट्स भी बताना, बाकी ये भी बताना कि अगली मांगा कौन सी पकड़नी है। और ये वीडियो तो खत्म हुई, लेकिन ऐसी और मांगास देखने के लिए इधर क्लिक मारो। आज के लिए बस करते हैं, आरिगातो।